दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी बेटियों की परवरिश लाड़ प्यार से ही नहीं करता है, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए कई तरह के सपने भी देखता है। पर उन दोनों लड़कियों की जवानी की दहलीज पर आते आते ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जब हत्या कर दी जाती है तो पुलिस तफ्तीश में एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुन करके हर एक कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, आज मैं एमएस वर्मा अपने क्राइम डायरीज पर नई कहानी लेकर के उपस्थित है। फिर अपील करना चाहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित जिला इटावा पड़ता है। इटावा जो जिला पड़ता है उसका एक थाना पड़ता है, थाना बसरियर। बसरियर थाने में एक गांव पड़ता है कैलामऊ। कैलामऊ में एक गरीब किसान है, उनका नाम है रामकिशोर। रामकिशोर की पत्नी का नाम हुआ करता है जयदेवी। रामकिशोर के कुल 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं और जो 4 हैं बेटे, उनमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं। दूसरे नंबर की सालू बेटी है जिसकी उम्र 18 साल है। तीसरे नंबर का बेटा जितेंद्र है और चौथे नंबर की बेटी सालू है जिसकी उम्र है 15 साल। रामकिशोर जो है खेती बाड़ी करके एक बेहतर जीवन जीते हैं। उनकी बड़ी बेटी जो संध्या है, जो देखने में जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा वो पढ़ाई में तेज हुआ करती है। रामकिशोर की जो बेटी संध्या है वो इलाकाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी होती है। रामकिशोर जो है वो अपनी बेटी की अपनी माली हालत की वजह से रामकिशोर अपनी बेटी की शिक्षा की पढ़ाई के लिए वो मना कर देते हैं। हालांकि बेटी जो है संध्या पढ़ना चाहती है, पर पिताजी अपनी माली हालत का वास्ता दे करके उसको पढ़ने से रोक देते। अब संध्या जो है अपने मां के साथ घर गृहस्थी का काम बटाया करती है। दोस्तों, बात करते हैं 15 जून की। संध्या अपनी बहन सालू को लेकर के जो है मां के साथ शाम का समय हो जाता, 7:30 बजे का समय है। मां से कहती है कि मां, मैं खेतों पे जा रही हूं। मां जी को कोई परेशानी नहीं होती है। जब लड़की 2 घंटे के बाद सालू और संध्या नहीं लौटती हैं तो चिंता होती है। इसी बीच भाई जितेंद्र अपनी मां को पूछता है कि बहनें हमारी कहाँ, सालू संध्या किधर गई हैं। तो मां उन्हें बताती है कि कह करके तो खेतों पे गई हैं, पर वहां पड़ोस में जो है ज्ञानसी नाम के व्यक्ति हैं, उनके यहां लगन और टीका का प्रोग्राम है, हो सकता है वो वहां चली गई हों। ऐसी बात सुनकर के जितेंद्र जो है आश्वस्त हो जाता है और खाना पीना खा करके जो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, सुबह होता है, लड़कियां घर पर नहीं आती हैं। अब जब घर पर सुबह नहीं आती हैं तो परिवार वालों को चिंतित होना स्वाभाविक है। वहां सवेरे जो लड़के 2 बच्चे जो है पुलिस की भर्ती की परीक्षा की जो होता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं। उनका नाम जो हुआ करता है राजू और कमल। वो प्रतिदिन दौड़ लगाने के लिए जो है उस सड़क पर जाया करते हैं और सड़क के द्वारा और खेतों की तरफ भी चले जाते हैं। डेली की तरह उस दिन भी राजू और कमल दौड़ लगाने जाते हैं। दौड़ लगाते हुए उसी खेत की तरफ जाते हैं
वहां जाकर के जब उन लड़कियों की डेड बॉडी को देखते हैं तो देख करके दंग रह जाते हैं। उस जगह पर स्पॉट पर पहुंचते हैं, उन्हें पहचानने में देर भी नहीं लगती है कि ये हमारे गांव की ही बेटी संध्या और सालू है। दोस्तों, उनको थोड़ा हाव भाव, उनको घबरा भी जाते हैं और जल्दी जल्दी से दौड़ करके और एक्स्ट्रा दौड़ लगा करके गांव में आकर के रामकिशोर के परिवार को वो बताते हैं, इस जो घटना घटी है वो आपको बता देते हैं। रामकिशोर के साथ साथ पूरे गांव का जन समूह और डेड बॉडी जहां पड़ी होती है वहां पहुंच जाते हैं। रामस्वरूप अपने परिवार के लोगों के साथ वहां जाते हैं। जब उनकी हालत देखते हैं दोस्तों, करुण क्रंदन चालू हो जाता है, रोना चिल्लाना चालू हो जाता है। उसी बीच में गांव का कोई व्यक्ति जो थाना को, पुलिस को सूचना दे देता है कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे घटना घट गई है। पुलिस आती है और घटना स्थल पर जाती है। घटना स्थल पर पुलिस को कुछ शराब की बोतलें, एक टॉर्च और एक मोबाइल बरामद होता है। पुलिस जो है पोस्टमार्टम की तैयारी के लिए पंचनामा भरने की तैयारी करती है। रामकिशोर से पुलिस पूछताछ करती है। रामकिशोर को पूछती है कि भाई आपकी किसी से कोई दुश्मनी? रामकिशोर कहते हैं कि मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा खेती भी नहीं है, मेरे पास इतना रुपया भी नहीं है, तो मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं खुद हैरान परेशान हूं कि ये घटना जो है मेरे साथ क्यों घटाई गई है। अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम को लिए उस डेड बॉडी को भेज देती है। दूसरे दिन पुलिस फिर आती है उस गांव में। अब की बार रामकिशोर से ये पूछती है कि आपकी कोई कहीं दुश्मनी तो नहीं है या आपको किसी पे शक है? तब तक रामकिशोर कोई जवाब दे पाते, उनका बेटा जितेंद्र बीच में आकर के बताता है कि मुझे शंका ही नहीं है, पूरा विश्वास भी है कि ये जो घटना है वो विनीत द्वारा घटाई गई है। विनीत पास के गांव नगरा गांव का रहने वाला है, जिसके पिताजी जमींदार हुआ करते हैं। 200 बीघा की लगभग जमीन है और अन्य प्रॉपर्टियां भी हैं, प्लाट वगैरह, मकान वगैरह, ज्यादा कुछ कई प्रॉपर्टियों के वो मालिक हुआ करते हैं। चूंक विनीत इकलौता बेटा है, परवरिश बढ़िया होती है, लेकिन इकलौता होने के कारण जब ज्यादा प्यार किया जाता है तो लड़का बिगड़ जाता है। जवानी की दहलीज पे आते आते उसके कई आवारा लोगों से संबंध हो जाते हैं। अब जो उनके दोस्त हैं उसमें एक अंगद, दूसरा रंजीत और तीसरा अतबीर हुआ करता है। विनीत की दोस्ती संध्या के भाई जितेंद्र से भी हो जाती है। विनीत जो है बात करने के लिए जितेंद्र के घर आता है। जैसे ही वो घर आता है पहली नजर संध्या पे पड़ती है। संध्या खूबसूरत थी ही इतनी कि विनीत जो है पहली नजर में अपना दिल हार बैठता है। अब विनीत किसी न किसी बहाने से टाइम लेकर के जितेंद्र के घर आने जाने लगता है। उनकी नजरें हैं छुप छुप संध्या को देखने की। संध्या भी समझदार होती है और वो जान जाती है कि अतबीर जो है हमें पसंद करने लगा है। दोस्तों, उम्र ही ऐसी है, इस उम्र पर संध्या भी जो है उनको चाहने लगती है। कई दिन के बाद जो है फिर आता है। एक दिन मौका देख करके अतबीर संध्या को अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उस प्रस्ताव को संध्या एक्सेप्ट कर लेती है।
दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अतवीर भी चला जाता है और ये भी चले जाते हैं। विनीत अगले सुबह फिर विनीत रंजीत से मिलने के लिए आता है। मौका देख के वो जो फोन एक लाया था फोन, वो संध्या को उपलब्ध करा देता है। अब संध्या चोरी छिपे बात करने लगती है। कहते हैं इश्क, मुस्क, प्यार ये छुपाए नहीं छुपते हैं। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और इस चीज की भनक अब उसके पिता रामकिशोर को लग जाती है कि मेरी बेटी जो है का चालो चलन ठीक नहीं है और वो विनीत से नैनाचार कर रही है। उनका पिता अपनी बेटी पर सख्त पाबंदियां लगा देता है, अपनी पत्नी से कह करके, और उसके निकलने पर, आने जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पर संध्या अपने विनीत से मिलने की कोई न कोई जुगत लगा ही लेती है। एक दिन की बात है कि जितेंद्र अपनी बहन संध्या को विनीत के साथ खेतों में देख लेता है। उस समय तो जितेंद्र कुछ नहीं कहता है, पर घर आकर के ही जब बहन उसकी आती है, संध्या आती है, तो उसकी जबरदस्त पिटाई लगा देता है। विनीता संध्या टूट जाती है, रोती रहती है, अपने कमरे में रो रही होती है। माँ ही होती है। माँ उसको समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है और जयदेवी कहती है, बेटी तू कहां शराबी और आवारा विनीत के चक्कर में पड़ी हुई है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मां हूं। हम तेरी शादी एक बेहतर इंसान के साथ, इससे अच्छे बेहतर इंसान के साथ शादी कर देंगे, चाहे पैसा कम हो मगर दारूबाज तो न हो। लेकिन जो विनीत संध्या है अपनी मां की बात का भरोसा कर लेती है और अपनी मां से कहती है, मां मैं आपको वचन देती हूं कि आज से अब मैं विनीत से बातचीत नहीं करेंगे। बाकी बात मान लेती है। अब विनीत जो है फोन लगाता है तो फोन नहीं उठाती है, किसी तरह से जुगत लगाता है, पर संध्या बात नहीं करती है। एक दिन संध्या को विनीत मिल जाता है। वो विनीत जो है, विनीत के दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि ऐसा क्या हो गया है जो संध्या ने हमसे बात करना, मिलना जुलना, उठना बैठना सब छोड़ दिया है। तो वो बात पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है, मुझे लगता है तुम संजय से प्यार करने लगी हो, संजय भी उसी गांव का लड़का हुआ करता है, उससे मोहब्बत करने लगी हो, इस कारण से तुम मुझे निगलेक्ट कर रही हो। संध्या जवाब देती है, मेरा जीवन है, मैं किसके साथ क्या कर रही हूं ये आप हम पे प्रेशर नहीं दे सकते। इस बात का उसको बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जो है वो अगले दिन फिर से किसी तरह से उसकी मुलाकात खेतों पे हो जाती है। अब वो गुस्सा उसके विनीत के चेहरे दिमाग में भरी हुई थी, वो छेड़खानी पर और जबरदस्ती पर उतर आता है। दोस्तों, संध्या इसकी शिकायत आकर के अपने भाई और पिताजी से करती है। पिताजी गरीब किसान थे, वो पैसे वाला था, लेकिन जब किसी की इज्जत में बन आती है तो फिर वो पीछे नहीं हटता है। संध्या को लेकर के उन चारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है, जिसमें अंगद, रंजीत, अतवीर और विनीत, ये चारों हुआ करते, चारों ने मिलकर छेड़खानी की है। पुलिस आती है और चारों लोगों को पकड़ करके जो है जेल भेज देती है। धारा
पास्को एक्ट में छेड़खानी में लगा करके जेल भेज देती है। कई दिन तक, करीब 15 दिन के बाद जो है इन चारों लोगों की जमानत हो जाया करती है। अब संध्या और संध्या के पापा और उसका भाई जब इनकी जमानत हो आती है तो एक दहशत की जीवन जीने लगते हैं। संध्या जब भी घर से निकलती है अपनी छोटी बहन सालू को लेकर के ही निकलती है। तो बात करते हैं 15 जून की। 15 जून को विनीत तीनों लोगों की दोस्तों के साथ एक खेत में दारू पी रहा होता है। वहां अंगद से कहता है कि तुम गुड फेथ में हो संध्या के, उसको फोन लगाइए और उसे कहिए कि हम तीनों लोग पैर पकड़ करके संध्या से माफी मांगना चाहेंगे। जो गलती है की है हम लोगों ने, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार की बदनामी हो, मेरी बदनामी हो। मैं माफी मांगना चाहते। अंगद संध्या को फोन लगाता है। संध्या पहले मना करती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मगर जब अंगद ज्यादा कहता है और कहता है कि हम लोग मौजूद हैं, माफी ही तो है, आप आ जाइए, तो संध्या, कोई 15 जून की संध्या अपनी छोटी बहन को लेकर के जहां बताए स्थान पर संध्या चली जाती है। वहां पर विनीत जो है माफी मांगने के बजाय बदतमीजी पे उतारू हो जाता है। संजय को लेकर के फिर कहा सुनी होने लगती है, तुम संजय को छोड़ करके मेरे पास चली आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, ये वो धमकी भी देता है। मगर संध्या जो है वो डरती नहीं है। वो कहती है मेरा जीवन है, मैं संजय से मोहब्बत करूं या किससे करूं, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है। अब वो जो है जबरदस्ती पर चारों लोग उतारू हो जाते हैं। अपने संध्या जो है बचाव में हाथ पैर भी चलाती है। इसी बीच में जो है कामयाबी न होते देख विनीत अपने जो तमंचा लगाई था वो सीता पैंट में उसको निकाल करके 2 गोलियां उतार देता उसके सीने में। दोस्तों, संध्या की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जो सालू है वहां खड़ी थी, वो भी घबरा जाती है क्योंकि उसकी बहन की उसी सामने मौत हो चुकी। अंगद कहता है कि अगर सालू किसी तरह से भाग गई, चली गई, तो ये चस्पदीद बनेगी, हम लोगों को फांसी की सजा ही होगी। सालू भागने की कोशिश करती है मगर विनीत उसका रास्ता रोक लेता है। इसी बीच वो तमंचा जो विनीत के पास हुआ करता है अंगद खींच लेता है और उसमें गोली डाल के वो सालू को भी गोली मार देता है। 2 गोलियां इसके मारी जाती हैं, 2 उसके मारी जाती हैं। दोनों बहनें वहां पर मृत हो जाती हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। ये कहानी जो है वो सुना रहा कि उस पर भरोसा ही मुझे नहीं है, पूरा भरोसा है कि हत्या उसी ने की है। अब पुलिस जो है सबसे पहले फोन की जो विनीत है उसकी कॉल डिटेल निकालती है। आखिरी कॉल डिटेल जो है उसकी अंगद के नाम से निकलती है। दोस्तों, अंगद उसी गांव का एक लड़का हुआ करता है जो विनीत का दोस्त है। अंगद को पकड़ती है पुलिस, अंगद से पूछताछ करती है। अंगद टूट जाता है। थाने में जब जाता है तो अंगद टूट जाता है, घबरा जाता है और ये कबूल कर लेता है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड विनीत ही है। पुलिस अंगद से
पुलिस जब अंगद उसको फोन लगाती है विनीत को, तो रिंग तो जाती है पर वो उस फोन को रिसीव नहीं करता है। कई बार पुलिस ने कोशिश की थी, नहीं उठाता है। अब पुलिस अंगद से कहती है कि तुम उसे फोन लगाइए और उसको गांव में बुलाइए, बात करिए। स्पीकर पर लगा करके जो है अंगद बात करता है, पुलिस कराती है, फोन उठ जाता है। विनीत उधर से कहता है कि परेशान न हो, मैं आज शाम को घर पहुंच जाएंगे। पुलिस दिन में अपना जाल बिछाती है, शाम जब वो आता है तो घर पर न पहुंच के उसे रास्ते में ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब अंगद को और विनीत को थाने में ले जाती है। थाने में अंगद, थाने में विनीत जो है ये पूरी घटना का दृश्य बताता है और बताता है कि ये घटना जो है हमारे द्वारा ही कार्य की गई है। दोस्तों, विनीत, अंगद, अतवीर, चारों लोगों को पुलिस 302 की धारा में जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते मेरा फिर कहना है कि आज की कहानी सुनाने का अर्थ किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर जो सुन रहे हैं उनको जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।